सबसे बड़ी खबर, भारत की विदेश नीति का सबसे पहला मंत्र क्या है? सबसे पहला मंत्र यह है कि हमेशा देश हित सबसे पहले और सबसे ऊपर रहेगा, है ना? इसीलिए अमेरिका के न चाहते हुए भी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर तिरंगा लहरा दिया है। पर खुद को दुनिया का बाहुबली तोपची समझने वाला अमेरिका इस कदम से तिलमिला गया है और उसने प्रतिबंध की धमकी दे दी है। चाबहार पर भारत के फैसले का एक मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अमेरिका को चूड़ियां पहना दी हैं और यही अमेरिका की तिलमिलाहट की सबसे बड़ी वजह भी है। पहले आपको बताते हैं कि भारत को चाबहार से आखिर फायदा क्या होगा। देखिए, चाबहार से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, रूस और सेंट्रल एशिया से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। चाबहार पोर्ट में भारत 835 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है और अब वही इन्वेस्टमेंट भारत के काम आएगा। चाबहार ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट यानी कि गहरे समुद्र में मौजूद बंदरगाह है, जिससे बड़े जहाज भी इस पोर्ट पर पहुंचेंगे और बड़े जहाजों का मतलब है ज्यादा बिजनेस, ज्यादा फायदा। दावा है कि चाबहार से सेंट्रल एशिया तक सामान भेजने से भारत को पहले के मुकाबले 1/3 वक्त लगेगा। मतलब कि अगर पहले 3 दिन लगते थे तो अब सिर्फ 1 दिन में काम होगा। इससे भारतीय व्यापारियों और इन्वेस्टर्स को सीधे सेंट्रल एशिया तक की पहुंच मिल सकेगी। यानी कि चाबहार पर कंट्रोल बनाए रखने में भारत का क्या है? देश हित है। आगे आपको बताएंगे चाबहार से चीन, पाकिस्तान आखिर क्यों बौखला गए हैं, क्यों चिंतित हैं। लेकिन सबसे पहले अमेरिका को कितनी मिर्ची लगी है वो देख लीजिए। चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी चूड़ी पहना दी। Any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. So there's not an exemption for this specific? No. अमेरिका के इस रिएक्शन की वजह है भारत की देशहित वाली विदेश नीति, जिसमें भारतीय हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया जाता। अब चाबहार पर अमेरिका का कंफ्यूजन समझिए। 2018 में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट, उससे जुड़ी रेल लाइन और अफगानिस्तान में सामान पहुंचाने के लिए भारत को छूट देने का ऐलान किया था। पर 2024 में अमेरिका अपनी ही बातों से मुकर गया है। सबसे पहले चाबहार का पूरा मामला समझिए, फिर आपको बताएंगे भारत ने कितनी बार अमेरिका को चूड़ियां पहनाई। सोमवार को भारत ईरान के बीच चाबहार को लेकर समझौता हो गया और अगले 10 सालों तक यानी 2034 तक चाबहार पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत सरकार किसी विदेशी पोर्ट का मैनेजमेंट संभालेगी। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस समझौते पर दस्तखत किए। करीब 20 सालों से भारत और ईरान मिलकर चाबहार पर काम कर रहे हैं और इस पोर्ट से भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। Chabahar port is an India-Iran flagship project. I am confident that a firm, sustainable and long-term roadmap for developing the port has been established. समझौते के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के अलावा 2000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इससे यह समझौता करीब 3000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अमेरिका को इस समझौते की खबर भले ही अब मिली हो, लेकिन पीएम मोदी ने इसका ऐलान दिल्ली से जुलाई 2023 में ही कर दिया था। हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। चाबहार तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। ये कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारत का सामान ईरान, अजरबैजान, रूस और यूरोप तक पहुंच जाएगा। इसमें शिप, ट्रेन और रोड रूट को इस्तेमाल करके लगभग 7200 किलोमीटर दूरी तक भारत का सामान आसानी से पहुंच जाएगा। इसमें वक्त भी कम लगेगा और माल ढुलाई का खर्च भी कम आएगा। एक्सपर्ट का दावा है इससे रूस, ईरान, सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार तेजी से बढ़ेगा। बताया जा रहा है ये कॉरिडोर पुराने पारंपरिक रास्ते के मुकाबले 30% सस्ता और 40% छोटा है। 2002 में ही भारत, रूस और ईरान के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी थी।
अब चाबहार पोर्ट की मदद से भारत INSTC कॉरिडोर का भी पूरा फायदा उठाएगा। फिलहाल अमेरिका इस समझौते को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, पर इससे पहले कई मौकों पर पीएम मोदी ऐसे प्रेशर का डटकर मुकाबला कर चुके हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने मॉस्को से तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका ने मार्च 2022 में इस पर रोक के लिए भारत पर दबाव बनाया, लेकिन अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगा सका। 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने के बदले भारत को छूट दे दी थी। यानी जब भारत की बात आती है तो अमेरिका के प्रतिबंधों की बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। पिछले महीने ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर नए सिरे से बैन लगा दिया, पर उसी ईरान के साथ समझौता करके पीएम मोदी ने अमेरिका को चूड़ियां पहना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए, इजराइल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अब तक इजराइल ने भारत ईरान के चाबहार समझौते पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर अमेरिका को लग गई मिर्ची। साथ ही चीन और पाकिस्तान को भी टेंशन होने लगी। अब अफगानिस्तान में मदद भेजने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। 2021 में इसी रास्ते से भारत ने अफगानिस्तान में 20,000 टन गेहूं भेजा था। अफगानिस्तान के 4 बड़े शहर काबुल, हेरात, कंदार और मज़ार शरीफ तक भारत सड़क के रास्ते सामान भेज पाएगा। चाबहार से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, पर रूस यूरोप की तक कनेक्टिविटी देने वाला चाबहार अब चीन के कब्जे वाले पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चाबहार से भारत को अरब सागर से हिंद महासागर तक के इलाके में चीन का प्रभाव कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चाबहार को भारत प्लस ईरान वर्सेस चीन पाकिस्तान माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश हित की अगली खबर का रुख करते हैं। विदेशों में ऐसे फैसले होते रहने चाहिए ताकि भारत के देश हित के साथ कोई समझौता ना हो। विरासत भी और विकास भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को इसी तर्ज पर बीते 10 सालों में विकसित किया है। अब पीएम मोदी तीसरी बार भी काशी से ही चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। पीएम मोदी 2 दिन से काशी में थे। कल रोड शो किया था और आज तो उन्होंने कोई रोड शो भी नहीं किया और काशी से पूरे देश में बीजेपी के लिए माहौल बना दिया। आज पीएम मोदी ने काशी में मां गंगा की पूजा की। पीएम मोदी खुद को गंगा का बेटा कहते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि मां गंगा ने उन्हें वाराणसी बुलाया है। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। आज ही उन्होंने काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव के भी दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में भी सामाजिक ताने बाने का उन्होंने खास ख्याल रखा। उनके प्रस्तावकों में हर जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिला। इसके बाद पीएम मोदी ने काशी से ही बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया। एनडीए के सभी नेताओं को काशी में एकजुट करके उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को चुनौती दी। कुल मिलाकर के कहें तो पीएम मोदी का काशी शो पूरी काशी को पसंद आया है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। काशी को कर्मभूमि बनाकर देश की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भी काशी से नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री ने दिन की शुरुआत मां गंगा की पूजा से की। दशाश्वमेध घाट पर पुजारियों ने पीएम मोदी को विधि विधान से पूजा करवाई। गंगा आरती के बाद पीएम मोदी गंगा के रास्ते ही नमो घाट पहुंचे। नमो घाट से प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर आए। यहां काशीवासी अपने सेवक को निहारने के लिए इकट्ठा थे। काशी की गलियां मोदी मोदी के नारों से गूंज रही थीं। आज के शुभ दिन को चुन के उन्होंने आके अपने पूजा को जो है संपन्न किया। तत्पश्चात जो है नामांकन लिए जा रहे हैं। जो आने वाले समय में विश्व विजयी हो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करके उनका पूजा कराए हैं। काल भैरव मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया।
नामांकन से पहले काशी के कोतवाल के चरणों में पीएम ने माथा टेका, उनकी आरती की। मंदिर से सीधा पीएम मोदी का काफिला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। काशी से बीजेपी ने विपक्ष को एनडीए की ताकत दिखाई। नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ एनडीए के बड़े नेता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस मौजूद रहे। एनडीए के और भी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। नामांकन के लिए मोदी ने गंगा सप्तमी का दिन विशेष रूप से चुना। उन्होंने ठीक 11:40 पर नामांकन दाखिल किया। यह शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त और आनंद योग के साथ मेल खाता है। नामांकन के समय पीएम के बगल में पंडित गणेश्वर शास्त्री मौजूद थे। पंडित शास्त्री ने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया था। कुल 4 प्रस्तावकों में बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी थे। बहुत खुशी हुई कि पार्टी ने कार्यकर्ता का जो ध्यान दिया कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को पूछा, इसका तो गर्व है ही। हालचाल पूछा, उन्होंने बधाई दिया। तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से काशी का विकास हुआ है, वाराणसी का डेवलपमेंट हुआ है, एक नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। एक जो प्राचीन सनातन परंपरा थी उसको भी बरकरार रखने की कोशिश यहाँ भरपूर की गई है। साथ ही विकास की जो डोर है उसे भी कहीं न कहीं मजबूत करने की पूरी कोशिश की गई है पिछले 10 साल में। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, उनको लगता है कि एक नेता है जो उनका विकास कर रहा है। नामांकन भरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संवाद किया और पूर्वांचल में जीत की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को आस्था के साथ विकास मॉडल के रूप में विकसित किया है। काशी में 7वें चरण में सबसे आखिर में 1 जून को चुनाव है। एक दिन पहले पीएम मोदी ने रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था। बीजेपी को उम्मीद है कि काशी का आशीर्वाद तीसरी बार भी गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी को जरूर मिलेगा। रविंद्र कुमार के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, वाराणसी। एनडीए के सभी बड़े नेता आज काशी में दिखे। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान नेताओं ने एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया और पीएम मोदी के 400 पार के नारे को दोहराया। भारत के संविधान को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। काशी का मतदाता इस बार 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े अंतर से प्रधानमंत्री जी को यहां से चुनकर भेजने जा रहा है। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। काशी जिसे अपना बना लेती है उसे अपने दिल में जगह देती है। अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी ने हर बार बम्पर वोटों से जिताया है। 2014 में जब पहली बार काशी से मोदी चुनाव लड़े थे तो उनकी जीत का अंतर 3,47,000 था, 3,37,000 था। 2019 में जीत का अंतर बढ़कर के 4,75,000 हो गया। बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 में प्रधानमंत्री की काशी से जीत का अंतर 5 लाख के पार हो जाए। पीएम मोदी काशी में नामांकन दाखिल करने के बाद झारखंड के कोडरमा पहुंचे। वहां पीएम मोदी के स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रैली करने पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में भारी संख्या में लोग हेलीपैड से लेकर के रैली ग्राउंड के रास्ते में खड़े दिखाई दिए। कई लोग तो काफिले के साथ साथ दौड़ने भी लगे।
एक तरफ पीएम चल रहे थे तो दूसरी तरफ जनता प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लग रहे थे। ये लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। पीएम मोदी भी उनका रास्ते भर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। अब देश हित की अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर अव्यवस्था नहीं फैलाते तो इससे बड़ा देश हित कोई हो नहीं सकता। जी हां, देखिए, पिछले दिनों उत्तराखंड के 4 धाम में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची थी, उसके बाद वहां के इंतजामों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। अब बद्रीनाथ धाम ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था ही खत्म कर दी है। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस भी अब हरकत में आ गई है और भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में ही रोकना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम में भक्तों की संख्या अचानक कम भी हो गई है। ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। कपाट खुलने के 4 दिन के अंदर ही उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सन्नाटा छा गया। यह हाल गंगा सप्तमी के दिन यानी आज का है। मां गंगा के दर्शन का दिन होने के बावजूद गंगोत्री धाम में श्रद्धालु नहीं हैं। 2 तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे गंगोत्री धाम से श्रद्धालु एकाएक हट गए। 10 मई को जिस दिन मंदिर के कपाट खुले थे, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। अब मंदिर खाली खाली है, सिवाय पुजारी और पुलिस वालों के मंदिर में श्रद्धालु नहीं हैं। गंगोत्री में छाए सन्नाटे की वजह से तीर्थ पुरोहित शासन प्रशासन से नाराज हैं। तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम में प्रदर्शन किया। पुरोहितों का आरोप है कि तीर्थ यात्रियों को रास्ते में रोका जा रहा है। गंगोत्री यात्रा को रोक दिया गया है और इसमें सरकार की बहुत साजिश है, इसमें जिला प्रशासन की भी बहुत साजिश है, इसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत साजिश है। जिस दिन से केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, वहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। बीते दिनों यमुनोत्री धाम से आई तस्वीरें तो बेहद डरावनी थीं। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर 4 धाम जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन अब प्रशासन ने सबक लेते हुए रास्ते में गाड़ियों को रोक दिया है ताकि फिर से भीड़ वाली स्थिति ना बने। उत्तरकाशी में हम कई जगह ट्रैफिक रोक रहे हैं, कई जगह हम विकासनगर और बड़कोट के बीच में ट्रैफिक रोक रहे हैं। तो उसमें बस मेरा यात्रियों से भी और स्थानीय जनता से भी ये विनम्र आग्रह है कि ये हम आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए रोक रहे हैं। वहाँ पे भी जो पुलिस बल है जो ड्यूटी कर रहा है, उसको भी लगातार उसकी वेलफेयर, उसका मोराल, उसका डिसिप्लिन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उधर बद्रीनाथ धाम ट्रस्ट ने भी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया है। मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ वही श्रद्धालु वीआईपी दर्शन कर पाएंगे जिनके लिए राज्य सरकार प्रोटोकॉल जारी करेगी। और अब देश हित में हम आपको एक अच्छी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों के लिए बहुत शुभ समाचार आया है। पढ़ाई, विवाह या एडवांस हाउसिंग के लिए अपने पीएफ का पैसा अगर आप निकलवाना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो अब आपको सिर्फ 3 दिन में यह क्लेम राशि मिल जाएगी। मतलब जिस रकम को हासिल करने के लिए आपको पहले 10 दिन लगते थे, अब सिर्फ 3 दिन में वो राशि आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि इलाज के लिए 50,000 रुपए आप ईपीएफओ से निकाल सकते थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। यह खबर देश के सभी विमान यात्रियों को बेहद सावधान करने वाली है। देश में साल भर में 38 करोड़ लोग हवाई सफर करते हैं। आपके हवाई सफर के दौरान पिछले साल एक ऐसा भी शख्स आपके बीच मौजूद होकर आपके साथ सफर कर रहा था जो आसमान में ही हाथ की सफाई दिखाकर आपके रुपए, पैसे और कीमती सामान चोरी कर रहा था। जी हां, हैरानी की बात यह है कि यह उड़ता चोर साल भर में 110 दिन यानी कि 200 उड़ानों के दौरान आपके आसपास रहा है। यह चोर मदद के बहाने खासकर बुजुर्गों को शिकार बना रहा था। जी हां,
इस चोर को उड़ते प्लेन में ही महिलाओं के गहने चोरी करने के तरीके पता थे। अब दिल्ली पुलिस ने इसे दबोच लिया है। उड़ते प्लेन में चोरी की वारदात को यह चोर कैसे अंजाम देता था, अब आप ध्यान से इस रिपोर्ट में देखिएगा। ये दो शख्स इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनमें से काली टी शर्ट पहना शख्स दिल्ली का एक करोड़पति है और इसका नाम है राजेश कपूर। उड़ते हवाई जहाज में चोरी करना इसका पेशा है। इससे पहले कि हम इसकी करतूतों की कहानी सुनाएं, उससे पहले ऐसे मानिए कि आप एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हों, जब आप फ्लाइट के भीतर पहुंच रहे हों और ऐसा ही कोई अनजान आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हो, तो जरूरी नहीं कि वो कोई भला शख्स हो, वो ऐसा ही कोई शख्स हो सकता है। राजेश कपूर हवाई यात्रा के लिए फर्जी दस्तावेज के जरिए साल भर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 200 बार फ्लाइट पकड़कर इतनी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है कि अब पुलिस इसके कारनामों की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। एक प्रोफेशनल थीफ को पकड़ा है जो फ्लाइट के अंदर ऑन बोर्ड पैसेंजर्स के जो वैल्यूएबल आइटम्स है उनके केबिन बैगेज से उसको चुराता था। इसके साथ में हमने रिसीवर को भी अरेस्ट करा है, जिसके इन दोनों के पास से काफी भारी मात्रा में गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी रिकवर हुई है। दरअसल फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ही चोर खासकर बुजुर्गों को फॉलो करता था। उनमें भी वो बुजुर्ग महिलाएं जो प्रायोरिटी चेक इन कर एयरपोर्ट पहुंचती हैं, उनकी मदद करने का ये नाटक करता था। यही नहीं, उन्हीं के साथ फ्लाइट में घुसने की कामयाब कोशिश भी करता था और इसके बाद उड़ान भरने से पहले बुजुर्गों का विश्वास जीत लेता था। केबिन बैगेज में उनको इंसिस्ट करता था कि अपना बैग आप केबिन के अंदर ऊपर रखें और फिर उस समय ये पीछे वाली सीट पे पहुंच के एज को पैसेंजर की तरह अपना सामान एडजस्ट करने का नाटक करते हुए पैसेंजर का बैग अपनी तरफ खींच लेता था और उसमें से ये ज्वेलरी जो होती थी वो निकाल लेता था। उड़ते हवाई जहाज में चोरी करते हुए वो इतना रईस हो गया कि उसने दिल्ली में एक होटल खरीद लिया। उसकी चोरी तब पकड़ी गई जब हाल ही में दिल्ली के रास्ते अमेरिका जाने वाले 2 लोगों को फ्लाइट में इसने निशाना बनाया। कथित तौर पर इसने लाखों की ज्वेलरी लूट ली। 2018 तक ये ट्रेनों में ही चोरी करता था। बाद में इसने एयरपोर्ट और फ्लाइट में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। आरोपी राजेश कपूर ने दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई और अमृतसर जैसे एयरपोर्ट से जाने वाली कई एयरलाइनों में महिला यात्रियों के बैग से कीमती सामान चोरी करना भी स्वीकार किया है। आरोपी के पास भारी मात्रा में सोने और चांदी के गहनों के अलावा 660 छोटे छोटे हीरे बरामद हुए हैं। आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि सट्टेबाजी के खेल से लेकर मनी एक्सचेंज तक का भी काम करता है। मनी एक्सचेंज का काम भी राजेश कपूर करता है। पुलिस का यह भी कहना है कि राजेश कपूर पहले ट्रेनों के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देता था, फिर अपने आप को अपग्रेड कर फ्लाइट के अंदर इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा। पुलिस ने इसके साथ चोरी का सामान खरीदने वाले होशियार बनते दिख रहे शख्स को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में 157 एयरपोर्ट हैं और करीब 38 करोड़ हवाई यात्रियों ने पिछले साल हवाई सफर किया है। ऐसे चोरों से सावधान रहने के लिए सभी हवाई सफर करने वालों को क्या करना चाहिए, अब आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद किसी भी अनजान शख्स पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर किसी तरह की आपको मदद की जरूरत है तो एयरपोर्ट प्रशासन से ही संपर्क करें और किसी से नहीं। और जब प्लेन के भीतर पहुंच गए हो तो फ्लाइट कर्मचारियों की मदद लें और अगर मुसीबत में हो तो मुसीबत से बचने के लिए भी उन्हीं से गुहार लगाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई के घाटकोपर में हुए हादसे में 14 जानें चली गईं। राज्य सरकार में भी जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन गलत तरीके से होर्डिंग कैसे लगा, कैसे लापरवाही हुई, इसकी जवाबदेही पर अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का दौर चल पड़ा है। सवाल है कि आखिर इस मौत के होर्डिंग का जिम्मेदार कौन है? 250 टन का होर्डिंग गिरा और मुंबई के घाटकोपर में 14 जानें चली गई।
कई लोग अस्पताल में बुरी तरह जख्मी हालत में अब भी हैं। सवाल है, इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? ये होर्डिंग अच्छे से दिखाई दें, इसके लिए कई पेड़ों को भी काटने का आरोप है। फिलहाल होर्डिंग गिरने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जिस कंपनी द्वारा होर्डिंग खड़े किए गए थे, उस कंपनी के दफ्तर में जी मीडिया की टीम के पहुंचने से ही हड़कंप मच गया। पता ये भी चला कि घाटकोपर वाले होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी से कोई इजाजत ही नहीं ली गई। ये इजाजत होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी से मिली थी। जीआरपी के मुताबिक रेलवे की जमीन पर होर्डिंग खड़ा करने के लिए बीएमसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो संस्थाएं हैं उनका ये कहना है कि चूंकि ये ज़मीन रेलवे की है और रेलवे की ज़मीन होने के कारण इस पे बीएमसी ना कोई टैक्स लगा सकती है और बीएमसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक जमीन पर जीआरपी के कुल 129 होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिनके लिए न तो बीएमसी को एक पैसे की इनकम होती है, न ही बीएमसी की परमिशन चाहिए होती है। दूसरी ओर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी बड़ा दावा किया है। भावेश भिंडे की वो मीडिया ने इस प्रकार के 2 डजन से ज्यादा इल्लीगल होल्डिंग अन्य जगह पर बनाया है। जाहिर है जांच के बाद और खुलासे होंगे। इस बीच हादसे वाली जगह के पास ट्रैफिक जाम आज भी लगा रहा, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गिरे हुए होर्डिंग को हटाने का काम दिन भर चला। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह बनारस में थे और शाम होते होते अमेठी आ गए। कल हमने आपको रायबरेली में योगी और राहुल की चुनावी टक्कर दिखाई थी, लेकिन आज हम आपको अमेठी में योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी भिड़ंत दिखाने वाले हैं। राजनीति में रुचि रखने वाले दर्शकों को यह भिड़ंत इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि प्रियंका के हर हाल में अमेठी जीतने के प्रण ने अमेठी की जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप पाकिस्तान पर योगी की चुनावी स्ट्राइक देखें, क्योंकि ऐसी दहाड़ इस चुनाव में आपको शायद ही कहीं देखने को मिली होगी। अरे आतंकवादी तो पाकिस्तान से हैं, फलाने देश से हैं, हम क्या करें? अरे तुम्हारे हथियार कब के लिए रखे गए? जाओ घुस करके मारो ना वहां पे जाकर के, लेकिन मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना। आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। चिंता मत करो, उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। अभी आपने अमेठी में योगी के भाषण का वो हिस्सा देखा जिसमें वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे और उन नेताओं को पाकिस्तान में जाकर भीख मांगने की सलाह दे रहे थे जो पाकिस्तान के हित की बात करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी को ये याद दिला रही थी कि धर्म के आधार पर वोट मांगने वालों से सावधान रहें। वो ये शिकायत भी कर रही थी कि अमेठी के लोगों ने मेरे भैया को हरवा दिया। उपचार के बाद
एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था, क्या दिया अमेठी को? चुप रहिए भाई, 2 मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। यहाँ के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते। पिताजी शहीद हुए, उसके बाद मेरी माताजी आई, उन्होंने जो पिताजी के सपने थे अमेठी के लिए उनको पूरा करने की कोशिश की। योगी राम मंदिर की याद दिला रहे थे और प्रियंका गांधी वाड्रा पारिवारिक रिश्ते की दुहाई दे रही थीं। आज अमेठी के चुनावी अखाड़े में योगी और प्रियंका दोनों आमने सामने थे। यहाँ के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि अवध क्षेत्र है, यहाँ के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे रामलला से उनका रिश्ता पुश्तैनियों परिवार का रिश्ता है। ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दें और फिर उस आधार पे वोट लेते हैं, अपने काम के आधार पर वोट नहीं लेते। योगी का मंच बड़ा था, प्रियंका की सभा छोटी थी। योगी विपक्ष पर दहाड़ रहे थे और प्रियंका अपने भाई की हार की शिकायत अमेठी की जनता से कर रही थी। शिकायत का लहजा सरल था, लेकिन दर्द साफ तौर पर छलक रहा था। अब आपने 5 सालों पहले मेरे भैया प्रत्याशी थे और आपने उनको चुनाव हराया और आपको एक नई भाजपा की सांसद मिली। एक रिश्ता था आपके साथ बहुत पुराना हमारा, मेरे पिताजी से शुरू हुआ, आप ही ने स्थापित किया, आपके पूर्वजों ने, जो बड़े यहाँ बैठे उन्होंने। हमारे वोट से चुने जाते थे, देश के अंदर सरकार बनाते थे और आतंकवाद को फिर हमारे रामलला पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को प्रेरित करते थे। भाई की हार और परिवार की दुहाई देते देते प्रियंका मंच से नीचे उतर आई। हाथ में माइक लेकर वो जनता के और करीब पहुंच गईं। लग ही नहीं रहा था कि प्रियंका भाषण दे रही थी। बहन जरा बोल रही हूँ, बहन थोड़ी शांत हो जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जनता के साथ संवाद कर रही थी, ऐसा संवाद जिसमें जनता को जुड़ाव महसूस हो। और प्रियंका की यही रणनीति, यही अंदाज बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ा रहा है। सिर्फ मई महीने में प्रियंका 4 बार अमेठी जा चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ 2 बार अमेठी में रैलियां कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान ने कंगाली का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने देश में सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया है और इसकी वजह है पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर। अभी अभी ये खबर आई है कि शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में पीओके का दौरा करने वाले हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद जाएंगे शहबाज शरीफ। एक दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने पीओके को 23 अरब रुपए की मदद भेजने का दावा किया और अगले ही दिन शहबाज पाकिस्तान की 1-2 नहीं कुल 24 सरकारी कंपनियां बेचने जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ने पीओके को बचाने के लिए इस्लामाबाद को दांव पर लगा दिया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना ने बच्चों के स्कूल पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। रोते चीखते बच्चे स्कूल से बाहर निकले। हर बच्चा अपना चेहरा रुमाल से ढककर बाहर निकला। कुछ छोटे बच्चों की हालत ज्यादा खराब थी। माँ बाप इन बच्चों को गोद में उठाकर ले गए। कुछ ही मिनटों में पूरा स्कूल खाली हो गया। पीओके आजाद होने के लिए तैयार है और उसे बचाने की कोशिश में शहबाज शरीफ पाकिस्तान गंवाने को तैयार है। इस्लामाबाद में बैठकर शहबाज शरीफ ने तय कर लिया है कि पीओके बचाने के लिए वो सब कुछ बेच देंगे। पाकिस्तानी पीएम ने अपने मुल्क की सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान को नीलामी करने की नौबत आ गई है और उसकी एक वजह है पीओके। एक दिन पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने पीओके को 23 अरब रुपए की मदद दी है।
इसके साथ ही आटा और बिजली के रेट्स पर भी सब्सिडी दी गई है। पाकिस्तानी अखबार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पैसा मिलते ही पीओके में प्रोटेस्ट बंद हो गए, पर वहां से आई तस्वीरें इस्लामाबाद की पोल खोल रही हैं। अब असली खबर समझिए। आज ही शहबाज ने ऐलान कर दिया कि कुछ जरूरी कंपनियों को छोड़कर सबकी बोली लगाई जाएगी, चाहे वो कंपनी मुनाफे में हो या फिर ना हो। पाकिस्तानियों को शहबाज पर भरोसा नहीं है, इसलिए नीलामी का लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर होगा। दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 88 सरकारी कंपनियां हैं। पिछले हफ्ते इनमें से 24 कंपनियों की लिस्ट बनाई गई, जिनको पहले फेज में बेच दिया जाएगा, और ये ऐलान 12 मई को IMF की टीम के पाकिस्तान पहुंचने के ठीक बाद किया गया है। कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला हो गया। खाली खजाने के बाद भी शहबाज ने POK को पैसा दिया और नतीजा सामने है। अब पाकिस्तान IMF की हर शर्त मानने को मजबूर है। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक IMF के दबाव में शहबाज ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का कड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले नंबर पाकिस्तान इंटरनेशनल एलायंस कंपनी का है। इसके बाद पाकिस्तान की बिजली कंपनियों को बेचा जाएगा। इस्लामाबाद पहले ही एयरपोर्ट और बंदरगाहों को बेच चुका है। तो ये है पाकिस्तान का हाल। खैर, देश हित में अब एक ऐसी खबर जो आपको थोड़ा हैरान कर देगी। आपने चांद पर इंसान के पहुंचने की तस्वीरें कभी ना कभी देखी होंगी, लेकिन पिछले साल चांद पर भारत के चंद्रयान 3 के पहुंचने की खबर भी आपने जरूर देखी होगी। लेकिन अब चांद पर चमत्कार होने जा रहा है। चांद पर रेल चलाने की तैयारी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर ट्रैक बिछाने की तैयारी कर रही है। नासा चांद पर ट्रेन दौड़ाना चाहती है और इसके लिए उसने प्लानिंग और डिजाइनिंग दोनों कर ली है। नासा ने चांद पर रेल बिछाने के लिए फ्लेक्सिबल लिविएशन ऑन अ ट्रैक तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसे फ्लोट का नाम दिया गया है। इसमें चांद की धरती पर ट्रैक बिछाया जाएगा। ट्रैक पर गाड़ियों की रफ्तार 1.16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि 2 किलोमीटर से भी कम की स्पीड होगी ट्रेन की। रोजाना 100 टन सामान ले जाने की क्षमता वाला ये ट्रैक बनाया जाएगा। रेल के जरिए लैंडिंग साइट तक सामग्री और दूसरे उपकरण ले जाने की कोशिश की जाएगी। नासा 2026 तक चांद पर यात्रियों को भेजना चाहती है और उसके बाद नासा चांद पर ट्रेन की शुरुआत भी कर सकती है। तो ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, चांद पर रेलवे ट्रैक, न केवल रेलवे ट्रैक बल्कि चांद पर दौड़ेगी ट्रेन। चलिए, देश हित की खबरों में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल रात ठीक 8 बजे देश हित की तमाम खबरें लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Zee News.